हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं अपने साइकोलॉजी ऑप्शनल की डिस्कशन को। प्रीवियस लेक्चर में हमने कुछ कहानी के माध्यम से समझा था कि साइकोलॉजी में हम पढ़ने के वाले हैं, हमारा लेक्चर कैसे प्रोसीड होने वाला है। तो फाइनली अब अपने कोर सब्जेक्ट डोमेन की तरफ बढ़ते हैं, समझते हैं साइकोलॉजी का सब्जेक्ट होता क्या है, किन किन चीज़ों से साइकोलॉजी बनी होती है, ह्यूमन की साइकोलॉजी काम कैसे करती है, इंसान के सोचने समझने की क्षमता के पीछे कौन कौन से रीजंस अवेलेबल होते हैं। ये सारी चीज़ें हम स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे करके जानेंगे। हमारा पहला टॉपिक है व्हाट इज साइकोलॉजी। ईशा, जरा डिफाइन करने की कोशिश करो कि आपके हिसाब से साइकोलॉजी क्या होती है। साइंस है, साइंस तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स भी होती है, बायोलॉजी होती है। साइंटिफिक प्रोसेसेस होते हैं, इसलिए साइंस सही है। कुछ इजी वे में बताओ, कुछ अच्छा बताओ। अच्छा ठीक है, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो, कोई भी जो डिसिप्लिन होता है उसकी नॉलेज को डिफाइन करना बहुत मुश्किल होता है। जैसा ईशा अभी आपको परेशानी आई, राइट? और आप सब लोगों से भी अगर मैं पूछूं कि साइकोलॉजी को डिफाइन करो, तो हो सकता है क्रिस्टल क्लियर कोई आपके पास डेफिनेशन ना हो, विच इज वेरी नॉर्मल एंड ओके। क्योंकि आप किसी सब्जेक्ट नॉलेज को, उसके डोमेन को, किसी डिसिप्लिन को, बेसिकली किसी भी सब्जेक्ट को अगर आप डिफाइन करने चलो, हो सकता है उसकी मीनिंग अलग अलग निकल कर आए, राइट? अब कोई एक डेफिनेशन तो नहीं हो सकती ना कि व्हाट इज फिजिक्स, व्हाट इज केमिस्ट्री, व्हाट इज जूलॉजी, व्हाट इज हिस्ट्री। इसकी कोई संसार में ईशा कोई एक डेफिनेशन हो सकती है क्या? नहीं ना। जैसे जैसे समझने का, सीखने का पर्सपेक्टिव बदलता है इंसान का, तो डेफिनेशन भी बदल जाती है ना? तो किसी भी सब्जेक्ट डोमेन को डिफाइन करना इतना मुश्किल क्यों होता है? एक तो वो चीज़ कॉन्टिन्यूसली इवॉल्व होती रहती है जब से उसका बर्थ होता है। तो यानी कि साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट का भी कभी ना कभी बर्थ हुआ होगा। कब हुआ वो हम आगे चलकर जानेंगे जैसे जैसे हमारे लेक्चर प्रोसीड करेंगे। लेकिन तब से लेकर अभी तक साइकोलॉजी एक इवॉल्विंग टॉपिक है। और उसके अंदर अगर हम प्रिसाइजली बात करें ह्यूमन साइकोलॉजी की, ये तो एक ऐसा डोमेन है जिसको आप बोल सकते हो इट इज अ नेवर एंडिंग टॉपिक। एग्री करते हो इस चीज से? इंसान की साइकोलॉजी को कोई भी साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर ऐसा बोल सकते हैं क्या दिस इज द फुल स्टॉप, हमने सीख लिया इसके बारे में, हमने जान लिया है? बताओ, हो सकता है ऐसा? नहीं ना। तो दूसरी दिक्कत यह है कि किसी भी नॉलेज डोमेन को डिफाइन करना इतना हार्ड क्यों है? क्योंकि रेंज ऑफ फिनोमेना जो उसके अंदर स्टडी करा जाता है, उसके लिए कोई भी एक प्रिसाइज डेफिनेशन यूज नहीं करी जा सकती है कि हम बोले कि यार ये प्रिसाइज डेफिनेशन है, इससे हम इस रेंज ऑफ फिनोमेना को कैप्चर कर लेंगे, जान लेंगे, समझ लेंगे। इसको अगर ऐसा ऐसा इतना करके बोलो तो ये है इसका मीनिंग। ऐसा किसी भी डोमेन के साथ करना होना मुश्किल है। और अगर कोई ऐसा कर भी रहा है तो वो उसकी बेवकूफ़ी है। ठीक है? और साइकोलॉजी के साथ भी ये चीज़ बिल्कुल करेक्ट तरीके से लागू होती है, करेक्ट तरीके से इंप्लीमेंट होती है। बहुत पुराने समय की बात है, जब हम जैसे स्टूडेंट से पूछा जाता था, राइटर हमें ये बता रहे हैं कि साइकोलॉजी क्या होती है, तो रिस्पॉन्स कुछ ऐसे वेरी करता था कि साइकोलॉजी जो है, इस सब्जेक्ट का जो बर्थ है वो दो ग्रीक वर्ड से जो है वो उत्पन्न हुआ है। एक साइक, जिसका मतलब होता है सोल, और लोगोस, जिसका मतलब होता है साइंस या फिर स्टडी ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है? तो बहुत सारे सालों तक लोग ऐसा ही मानते चले आए कि जो साइकोलॉजी है, जो ह्यूमन साइकोलॉजी है, इट इज रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ सोल। आत्मा के बारे में स्टडी है। ठीक है? और क्योंकि हम यहां पर किसी एक पर्सन को स्टडी कर रहे हैं,
तो वो पर्सन, उसका माइंड और उसकी आत्मा के बारे में ये स्टडी है। हम गहराई से उस पर्सन की आत्मा, वो उसकी आत्मा पर्सन की सोचती समझती कैसे है। क्योंकि हम एक चीज जानते हैं, देखो साइकोलॉजी का डोमेन वैसे सिर्फ सोल की स्टडी नहीं होता, आत्मा को स्टडी नहीं करा जा सकता इतनी इजीली। यहां पर हम कोई जादू टोना तंत्र मंत्र की विद्या सीखने नहीं बैठे हैं। हम यहाँ पर साइंटिफिक चीज़ों से बात, साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से बात करेंगे चीज़ों के बारे में। और साइंस हमेशा, साइंटिफिक डोमेन की कोई भी चीज़ जो होती है वो दोस्तों आपको पता है हमेशा उसके पीछे एक रैशनल या एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट छुपा होता है। यानी कि जो भी हम साइकोलॉजी के अंदर बातें करेंगे उसका निश्चित सुनिश्चित तौर पर हम उसका प्रूफ देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था, ईशा इतना तो मानते ही हो ना कि जो इंसानी शरीर है वो तो सिर्फ फ्लैश एंड ब्लड से बना हुआ है, वो तो सिर्फ एक ह्यूमन स्केलेटन है। आत्मा तो हमारे अंदर वास करती है, जिसको अगर हम साइंस में बोले, हम प्रॉपर तो नहीं बोल सकते कि वो सोल होती है फिर क्या चीज होती है, तो हम प्रॉपर तरीके से तो नहीं बोल सकते हैं। लेकिन फिर भी हम इतनी चीज जरूर जानते हैं कि हमारे अंदर एक चीज होती है विच इज लाइफ इंस्टिंक्ट, जो हमारे जीवन को चलाती है। अब फिर चाहे आप उसे आत्मा का नाम दे लो तो वो भी ठीक है, लेकिन लाइफ इंस्टिंक्ट एक चीज होती है, हमारे अंदर एक एनर्जी होती है जो इस हड्डी, कंकाल, खून और मांस के शरीर को चलाती है। ये लाइफ इंस्टिंक्ट टर्म पता है ईशा किसने बोला था? कैन यू गेस कौन से पर्सन ने बोला था? आपने इस पर्सन का नाम सुना है साइकोलॉजी में कभी? डॉक्टर सिगमंड फ्रॉइड। इस पर्सन ने बोला था ये लाइफ इंस्टिंक्ट वाली बात। ओके, तो ये वाली बात हम जो कर रहे हैं ये बहुत पुराने समय की बात कर रहे हैं कि जब ऐसा समझा जाता था कि साइकोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड है। साइक का मतलब सोल, लोगोस का मतलब साइंस या फिर स्टडी ऑफ सब्जेक्ट। तो साइकोलॉजी बेसिकली किस चीज की स्टडी है? साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सोल, या साइकोलॉजी जो है इट इज द स्टडी ऑफ माइंड। और जब यहां पर बात हो रही है ना ईशा सब्जेक्ट की, तो यहां पर बात हो रही है किसी ह्यूमन बीइंग की। बिकॉज जो हम साइकोलॉजी या फिर साइकोलॉजी एज सब्जेक्ट का जो उसकी शुरुआत हुई थी, जो उसका बर्थ हुआ था, हमने जो शुरुआत करी थी वो स्टडी करना शुरू करा था ह्यूमन साइकोलॉजी को। आगे चलकर ये डोमेन बहुत ज़्यादा वास्ट हो गया और हमने धीरे धीरे कर कर एनिमल साइकोलॉजी के बारे में भी पढ़ना शुरू करा, स्टार्ट करा। साइकोलॉजिस्ट का जो इंटरेस्ट था वो इंसानों के अलावा फिर एनिमल्स पर भी गया, लेकिन वो बहुत आगे की बात है। ठीक है, लेकिन जब से साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट का जो आरंभ है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ये शुरू हुआ है, साइकोलॉजी इस चीज से थोड़ा सा दूर हो गया। ये सब्जेक्ट कौन सी चीज से? इसने अपना जो फोकस है वो सोल, स्टडी ऑफ सोल, इन सब चीजों से हटा लिया है। हालांकि उसकी बात भी होती है साइकोलॉजी में, लेकिन ये डिसिप्लिन अब एक वेल इस्टेब्लिश डिसिप्लिन बन चुका है, जो कि इस बात के ऊपर ज़्यादा क्यूरियोसिटी दिखाते हैं अपनी साइकोलॉजिस्ट जानने के लिए कि इंसानों के एक्सपीरियंसेस और उनके एक्सपीरियंसेस पर उनके अलग अलग प्रकार के जो स्वभाव होता है, जो उनका व्यवहार होता है, वो कैसे निकल कर आता है। और इस चीज़ को साइकोलॉजिस्ट साइंटिफिक तरीके से जानने की कोशिश करते हैं। हम इसको प्रूव करते हैं। ईशा, हैव यू सीन द मूवी कबीर सिंह? जब तक क्यारा इसकी गर्लफ्रेंड होती है कॉलेज के दिनों में, तब ये सब कुछ ठीक चल रहा होता है। यानी कि स्मोकिंग ड्रिंकिंग तो उस टाइम पर भी करता था, लेकिन उतना ज़्यादा भी एग्रेसिव नहीं था ये। लेकिन जैसे ही इसको पता लगता है कि क्यारा की शादी हो गई है और ये उसकी शादी में जाती है, उसको रोकने की कोशिश भी करता है अगले दिन, लेकिन जब इसके कुछ हाथ नहीं निकलता है तो ये एक बहुत ज़्यादा सीरियस स्मोकर और सीरियस ड्रिंकर बन जाता है। राइट?
बीइंग अ डॉक्टर होते हुए भी यहां पर इसको एक्सपीरियंस क्या मिला कि जो इसका सच्चा प्यार जो था वो छिन गया। बिहेवियर इसका क्या निकला? एग्रेशन, राइट, फ्रस्ट्रेशन, इसके अलावा सेल्फ डिस्ट्रक्शन। हुआ ऐसा कि नहीं हुआ? और ये चीज सिर्फ मूवी की चीज तो नहीं है, रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कि बहुत सारे प्लेजेंट एक्सपीरियंसेस हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए मूव करते हैं, लेकिन वहीं पर अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस हमें गलत रास्तों पर भी ले जाते हैं, राइट? तो साइकोलॉजी में हम लोग वेरियस रेंज ऑफ फिनोमेना को जानने की कोशिश करते हैं। जैसे ऊपर जिनके बारे में मेंशन करा हुआ है राइटर, जैसे बोल रहे हैं कि ह्यूमन एक्सपीरियंसेस की वजह से पर्सन का अलग अलग जो बिहेवियर है, जो स्वभाव है, जो व्यवहार है, वो कैसे निकल कर आता है। और इसको हम अलग अलग लेवल पर भी समझने की कोशिश करते हैं। यानी कि अगर हम एक पर्सन के बारे में स्टडी कर रहे हैं साइकोलॉजी के डोमेन में, तो उसको हम कहेंगे इंडिविजुअल स्टडी। दो पर्सन के बारे में जो स्टडी होती है उसको हम कहते हैं डायटेक स्टडी, विच इज रिलेटेड टू टू पर्सन, ग्रुप स्टडी और ऑर्गेनाइजेशन स्टडी। अब ग्रुप स्टडी और ऑर्गेनाइजेशन स्टडी वहां पर काम आती है। जैसे एक छोटी सी मैं आपको बात बता दूं, कुछ जो लोग होते हैं स्कूल लाइफ की अगर हम बात करें, कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं ईशा, वो हो सकता है कि ऑफलाइन क्लासेस प्रेफर करें, और उन ऑफलाइन क्लासेस में से भी वो वहां जाना प्रेफर करें जहां पर लिमिटेड स्टूडेंट्स आते हों। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं ईशा जहां पर उनको एक भी अपने साथ बैठा हुआ कोई अन्य पर्सन नहीं चाहिए पढ़ने के लिए। वो चाहते हैं टीचर का कंप्लीट फोकस मेरे ऊपर हो, और वो प्रेफर क्या करते हैं? होम ट्यूशन, राइट? ऐसी जगह पर साइकोलॉजी काम आती है ये समझने के लिए कि भिन्न भिन्न प्रकार के लोग होते कैसे हैं। ऑफिस कल्चर, वर्क कल्चर जितना हेल्दी होगा, एम्प्लॉयज उतना मोटिवेटेड होकर काम करेंगे, अदरवाइज उनको सिर्फ अपनी सैलरी से मतलब रह जाएगा। फिर वो वहां पर सिर्फ अपनी रोटी निकालने के लिए आएंगे, यानी कि इतना कमाएंगे सिर्फ उनकी कि रोटी पानी का उनका गुजारा होता रहे। फिर उनको उस ऑर्गेनाइजेशन वगैरह से प्यार नहीं रहेगा, है ना? तो ये सारी अलग अलग सिचुएशन के हिसाब से साइकोलॉजी को हम समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा साइकोलॉजी के डोमेन में हम ये भी जानते हैं, ये भी हमें बताया जाता है, जिसको आप आगे चलकर सीखोगे, कि साइकोलॉजिकल फिनोमेना के पीछे, इंसानों के स्वभाव व्यवहार के पीछे, रवैये के पीछे, उनके एक्सपीरियंसेस के पीछे बहुत बार कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं और सोशल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब बायोलॉजिकल फैक्टर्स को हम प्रूव करते हैं। ईशा, आपने एनिमल मूवी देखी होगी रिसेंटली, तो रणबीर कपूर का जो इतना पूरा का पूरा जो एग्रेसिव रोल था, है ना, ये किसकी वजह से था? अपने सिर्फ और सिर्फ डीएनए की वजह से ही ना, अपने फादर की वजह से ना। तो मूवी हमें क्या दिखाती है कि रणबीर कपूर अपने लाइफ को प्रॉपर तरीके से एक नई डायरेक्शन देता है, अपने जीवन को कुर्बान करता है, उसको जीने का जो पूरा का पूरा जो सुख है, जो लालच है, वो छोड़ देता है, जबकि उसको पता रहता है कि बैक एंड में उसके बीवी हैं, उसके बच्चे हैं। लेकिन फिर भी अपने फादर से प्यार करते हुए वो किसी को भी मिटाने के लिए तैयार है, जबकि उसके फादर रिवर्ट मतलब बदले में उसको इतना प्यार करते भी नहीं है। और तब जाकर ये अपने कज़न भाई को मार भी देता है, जबकि इसको पता लगता है कि अबरार जो है, बॉबी देओल जो है, वो मेरा कज़न भाई है। फिर भी अपने डीएनए के लिए, अपने बायोलॉजिकल बेसिस के लिए, अपने फादर के लिए ये अपने जीवन को दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाता है। और सोशल बेसिस, बहुत बार सोसाइटी की कही हुई बातें, उनके दिए हुए ताने, उसकी वजह से इंसान या तो जीवन में बढ़ते हैं, कुछ कर बैठते हैं, उसको पॉजिटिवली लेते हैं, या फिर दूसरों की बातों में ही अपने जीवन को समेट कर कुछ भी नहीं बन पाते हैं। तो साइकोलॉजी का बायोलॉजिकल बेसिस भी होता है, सोशल बेसिस भी होता है। बहुत बार बहुत सारे लोग जो शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, जिनके अंदर एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन होती है, उसके पीछे उनके जीन्स, उनका डीएनए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। आप आगे चलकर मेरे साथ ये सीखोगे ईशा,
कि डिप्रेशन के पीछे या बड़े सारे जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे कैटेगरी होती है सबसे खतरनाक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की, जिसको हम कहते हैं स्किज़ोफ्रेनिया। इस वर्ड के अंदर कहीं पर भी टी नहीं आता, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में साउंड होता है टी। स्किज़ोफ्रेनिया बोलते, लिखते हैं हम इसको स्किज़ोफ्रेनिया है। वैसे डिप्रेशन या स्किज़ोफ्रेनिया के पीछे बहुत बार, मैं ये नहीं कह रहा हर बार, हमेशा ही ऐसा होगा, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि इसके पीछे इंसान के जीन्स, हमारे एंसेस्टर्स और उनका डीएनए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। उसके बाद साइकोलॉजी में अगर हमें इन सब चीज़ों के बारे में जड़ से पता लगाना है, तो ईशा डेफिनेटली वी रिक्वायर सम मेथड्स ना, इन सब चीज़ों को स्टडी करने के लिए, है ना। और वो मेथड्स इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि हम क्या स्टडी करना चाहते हैं। साइकोलॉजी के डोमेन में किसी भी पर्सन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, दो लोगों के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ग्रुप के बारे में स्टडी कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, तो हम बेसिकली किसको टारगेट बनाकर स्टडी कर रहे हैं और किस फिनोमेना को इसके स्टडी कर रहे हैं। यानी कि हम उसके नेचर को स्टडी कर रहे हैं, उसके लाइफ के पास्ट एक्सपीरियंस को स्टडी कर रहे हैं, उसके करंट बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं, पर्सन का जीवन जा कहाँ रहा है, उसकी साइकोलॉजी कैसे अच्छी हो रही है या कैसे डिस्ट्रक्टिव हो रही है, हम स्टडी किस चीज़ को कर रहे हैं, ये भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ईशा, सब कुछ समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है। अब जैसे जो है किसी भी हम जो डिसिप्लिन होता है, जैसे साइकोलॉजी एज डिसिप्लिन को अगर आप मान के चलो, तो हम उसको डिफाइन कर सकते हैं दो चीज़ों के बेसिस पर, कि उसके अंदर क्या हमें सीखने को मिलता है और कैसे हम उस चीज़ को सीखेंगे, वॉट इट स्टडीज एंड हाउ टू स्टडी सच फिनोमेना, राइट। साइकोलॉजी में भी एक लोगों की क्यूरियोसिटी इस बात को लेकर रहती है ना, कि हम अपने बिहेवियर को या दूसरों के बिहेवियर को जानेंगे, परखेंगे, समझेंगे, तो ये काम होगा कैसे, हमें उसके लिए क्या पढ़ना पड़ेगा कि हम दूसरों को ऑब्जर्व कर सकें, और ये काम होगा कैसे। तो बेसिकली हम बड़े सारे तरीकों का, मेथड्स का यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजिकल मेथड्स। क्या कहते हैं हम उनको? साइकोलॉजिकल मेथड्स या फिर रिसर्च टूल्स। अब दोस्तों, मैं आप लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं, ये साइकोलॉजिकल मेथड्स या रिसर्च टूल्स को अप्लाई करने के लिए ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको साइकोलॉजिस्ट ही होना पड़ता है तभी ये पर्सन जान सकता है। जैसा कि जब हम सिलेबस डिस्कस कर रहे थे ईशा, हमने दो चीज़ों के बारे में पढ़ा था ना, आपको याद है? ऑब्जर्वेशन या फिर किसी का इंटरव्यू लेना। अब आपको अगर किसी को ऑब्जर्व करना हो या आपको अपनी से छोटे उम्र वालों का किसी का इंटरव्यू लेना हो कोई भी चीज़ जानने के लिए, तो ज़रूरी है क्या आपको, आपके पास साइकोलॉजिस्ट की डिग्री होगी तभी आप ये वाला काम कर पाओगे? आप ऐसे ये वाला काम नहीं कर सकते हो क्या? बिल्कुल कर सकते हो। इतनी तो समझ है ना आपके अंदर कि अगर आप किसी का इंटरव्यू लेने बैठे हो तो उसके एक्सप्रेशन से, उसके आंसर से, उसके कॉन्फिडेंस को जान पाओ, उसकी स्किल को जान पाओ, ये भी जान पाओ कि ये पर्सन सिर्फ बातूनी तौर पर फेंक रहा है या फिर उसको सच में इस डोमेन की नॉलेज है ना। आप उसको ऑब्जर्व करोगे। बहुत बार हम लोगों के चेहरों से ऑब्जर्व कर लेते हैं कि वो हमें सच में पागल बना रहे हैं या फिर ये जेन्युइनली कोई बात कह रहे हैं, कहीं हमारे साथ प्रैंक तो नहीं कर रहे हैं। उनके फेशियल एक्सप्रेशन से हमें पता लग जाता है, उनकी मुस्कुराहट से हमें पता लग जाता है। तो इस चीज़ के लिए कि आपके पास साइकोलॉजिस्ट की डिग्री होनी चाहिए क्या? नहीं। लेकिन विदाउट डिग्री जब हम साइकोलॉजिस्ट बनने की कोशिश करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं ईशा? मैंने आपको ये टर्म पहले भी बताया था जब हम सिलेबस के बारे में डिस्कस कर रहे थे। मान लो आपके पास साइकोलॉजिस्ट की डिग्री नहीं है और फिर भी आप साइकोलॉजिस्ट बने घूम रहे हो, ऐसे फ्रॉड साइकोलॉजिस्ट को क्या कहते हैं? स्यूडो साइकोलॉजिस्ट। ठीक है शाह? क्या कहते हैं? स्यूडो साइकोलॉजिस्ट। स्यूडो साइकोलॉजिस्ट मतलब वो पर्सन अपने आप में बन तो बहुत रहा है कि भाई मैं ये जानता हूं, मैं वो जानता हूं, मैं ऐसा इसको हिप्नोटाइज कर सकता हूं, वो कर सकता हूं, लेकिन उसने डिग्री नहीं प्राप्त कर रखी। जैसे जो फेक डॉक्टर्स होते हैं ना, जिसको हम कहते हैं झोला छाप डॉक्टर, जिनके पास डिग्री नहीं होती है एमबीबीएस वगैरह की किसी भी चीज़ की, और वो क्लिनिक खोलकर बैठ जाते हैं, ऐसे फ्रॉड डॉक्टर्स को हम लोग कहते हैं क्वैक्स। अब हो सकता है ईशा कि क्वैक्स बहुत अच्छा इलाज कर रहे हो अपने पेशेंट का और ये सूडो साइकोलॉजिस्ट बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हो, लेकिन ये डोमेन ये कहता है कि भाई, हर डोमेन ये कहता है कि आपके पास एक डिग्री तो होनी चाहिए ना उस फील्ड की।
है कि नहीं? अब आपके रामबाण इलाज किसी को ठीक कर दे रहे, किसी की बीमारी को मिटा दे रहे हैं, लेकिन आप हवा में ऐसे किसी को कुछ भी सजेस्ट करते जा रहे हो, तो वो चीज़ कल को पर्सन को हार्म भी तो कर सकती है। आप प्रॉपर डॉक्टर हो तो उसके साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और आपकी अकाउंटेबिलिटी भी होगी। आप प्रॉपर डिग्री वाले साइकोलॉजिस्ट हो तो उसके साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी भी होगी। अदरवाइज आप क्या कहलाओगे? फ्रॉड। और साइकोलॉजिस्ट जो जिसके पास डिग्री नहीं होती है उसको हम क्या कहते हैं? स्यूडो साइकोलॉजिस्ट। और जिन डॉक्टर्स के पास डिग्री नहीं होती फिर भी वो डॉक्टर बने घूम रहे होते हैं, उनको हम कहते हैं क्वैक्स। ठीक है, ये जनरल इन्फॉर्मेशन थी, ऐसे ही बता रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, ध्यान रखते हुए, हम साइकोलॉजी को कैसे डिफाइन कर सकते हैं ईशा? साइकोलॉजी एक ऐसी साइंस की डोमेन है जिसमें हम तीन मुख्य चीज़ों को पढ़ते हैं। तीन मुख्य चीज़ों को। वो क्या क्या चीज़ें हैं? मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस और बिहेवियर। और इसको आप अलग अलग कंटेक्स्ट में भी पढ़ सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर हम एक पुराने समय पे प्राचीन भारत के इतिहास की बात करते हैं। हम बात करते हैं ईशा 6th सेंचुरी BC की। जैसा कि आपको पता है बुद्धा जब बुद्धा बने उससे पहले वो क्या थे? सिद्धार्थ। बताने वाली बात, मस्ती से अपना जीवन काट रहे थे। पापा इनके अच्छे खासे रिच थे, महल था इनके पास। एक दिन ये किससे रिक्वेस्ट करते हैं? इनके चैरिटियर का नाम क्या था? चन्ना। ये चन्ना से रिक्वेस्ट करते हैं मुझे घर से बाहर ले चलो, मुझे दुनिया देखनी है। घर से बाहर ये कभी निकले क्यों नहीं थे? एक बहुत बड़े विद्वान ने, हाँ ईशा आप बोलो। हाँ, किसी एस्ट्रोलॉजर ने, रॉयल एस्ट्रोलॉजर ने बोला था ये एक महापुरुष हैं, इनकी बॉडी पे किसी चीज़ के निशान हैं और ये ज़्यादा समय तक जी नहीं पाएंगे या फिर ये सन्यासी बन जाएंगे और बहुत नाम कमाएंगे, है ना। तो उनकी माता को डर लगता था कि इनके ऊपर कोई बुरा साया ना पड़े, मेरा बेटा मुझसे छिन ना जाए, है ना। लेकिन वही है कि यूनिवर्स ने, गॉड ने आपको जिस काम के लिए भेजा होता है, कोई आप पर कितनी भी जो है बंदिशें जकड़ ले, वो काम को तो आप करके ही रहोगे। तो चन्ना की रिक्वेस्ट पर ये लेकर, चन्ना इनको लेकर जाता है घर से बाहर और पहली बार बुद्धा ने क्या देखा? 4 ग्रेट साइट्स, यानी कि 4 ऐसे दृश्य जिसको देखने के बाद बुद्धा की साइकोलॉजी पूरी की पूरी तरीके से बदल गई। इन्होंने देखा सबसे पहले एक बूढ़े व्यक्ति को, एक बीमार व्यक्ति को, एक मृत शरीर को और एक सन्यासी को। अब मुझे एक बात बताओ, हम यहाँ पर 6th सेंचुरी BC की बात कर रहे हैं, एक डिफरेंट कंटेक्स्ट है, लेकिन साइकोलॉजी में हम क्या बात कर रहे हैं कि तीन मुख्य चीज़ें क्या पढ़ने को मिलती हैं, क्या जानने को मिलती हैं? मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस एंड बिहेवियर। सिद्धार्थ को सबसे पहले क्या मिला इनमें से? एक्सपीरियंस मिला कि नहीं मिला ईशा? इस एक्सपीरियंस के बेसिस पर इनकी मेंटल प्रोसेस अलग तरीके से काम करने लगी ना। ये अभी तक जैसे ए बनकर जो जीवन व्यतीत कर रहे थे, ये बी में कन्वर्ट हो गई ना, इनकी पूरी की पूरी साइकोलॉजी हो गई। और इनका बिहेवियर क्या निकल कर आया? इनका बिहेवियर ये निकल कर आया कि मुझे सब कुछ छोड़कर किसकी तलाश में आगे जाना है? सच्चाई की तलाश में। और इन्होंने बहुत दिनों तक बैठकर मेडिटेशन करी। और ईशा, आपका पहला होमवर्क ये और आप सबका होमवर्क ये, आपको ये बताना है ये पेड़ कौन सा था, किस पेड़ के नीचे बैठकर इन्होंने मेडिटेशन करी, इंटेंस मेडिटेशन करी, और उसके बाद इनको किस चीज की प्राप्ति हुई ईशा? एनलाइटनमेंट की प्राप्ति हुई इनको। ठीक है, आंसर आपको ईशा कमेंट कर बताना है। ठीक है, अब ये चीज समझ गए, हमने रियल एग्जांपल से भी जान लिया, ये चीज कोई झूठी चीज तो है नहीं, हमने जान लिया ना इस चीज को। बुद्धा के बारे में यही चीज कही जाती है। तो साइकोलॉजी इस चीज से, यानी कि हमें पता लगती है कि एक ऐसी साइंस है जो कि मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंसेस और बिहेवियर को स्टडी करा जाता है इसके अंदर, है ना। और जब हम इस चीज को स्टडी करते हैं ईशा, तो हम बायोलॉजिकल मेथड्स को भी यूज करते हैं
और सोशल साइंसेस को भी यूज़ करते हैं। मैंने आपको जैसा कि अभी प्रीवियस स्लाइड के अंदर बताया ना कि बहुत बार कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स जो होते हैं जैसे डिप्रेशन हो गया, स्किज़ोफ्रेनिया हो गया, उसके पीछे जीन्स और डीएनए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो बायोलॉजिकल बेसिस है ना रिस्पॉन्सिबल कि नहीं है? बिल्कुल है। और सोशल साइंसेस मतलब जब हम एक्सपीरियंसेस गेन करते हैं, समाज के बहुत सारे लोगों का अच्छा और बुरा प्रभाव हमारी साइकोलॉजी पे पड़ता है। साइकोलॉजी को पढ़ते हुए चाहे चाहे हमारे ऊपर बायोलॉजिकल बेसिस का असर हो या फिर सोशल साइंसेस का असर हो, यानी कि सोशल साइंसेस ना कह के हम उसको ऐसे कहते हैं कि समाज का असर हो, हम इस चीज़ के डेटा को सिस्टमैटिकली ऑब्टेन कर सकते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं, इस डेटा को सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं, तो हमें फिर एक ज्ञान मिलता है उससे कि यार ये डेटा कहना क्या चाह रहा है, पर्सन की साइकोलॉजी काम कैसे कर रही है, पर्सन है किस प्रकार के नेचर का, इस पर्सन का बिहेवियर कैसा है, रवैया कैसा है, इसकी साइकोलॉजी कैसी है। और तब हमें मिलती है सामने वाले पर्सन के बारे में नॉलेज। और ऐसे करके पहला कदम रखा जाता है इस चीज़ के ऊपर कि आप लोगों को जान कैसे सकते हो, समझ कैसे सकते हो, राइट? जैसे ये वाला काम तो नॉन साइकोलॉजिस्ट लोग भी करते हैं। आपकी कोई फ्रेंड परेशान है या फिर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड ईशा अगर कोई परेशान है, तो आप देखोगे ना कि पर्सन किस टोन में बात कर रहा है, मैसेज कैसे सेंड कर रहा है, इसके साथ क्या हो गया। तो आप पहले डेटा कलेक्ट करते हो, तभी तो आपको पता लगता है ना पर्सन हैप्पी मूड के अंदर है कि डिप्रेस मूड के अंदर है। आज के समय में कोई एक व्हाट्सएप के स्टेटस को पोस्ट अगर करता है या इंस्टाग्राम की एक स्टोरी को लगाए, है ना, या अगर किसी को कोई स्नैप भेज रहा है स्नैपचैट पर, एक हल्का सा मैसेज या फिर जो भी चीज़ लिखी होती है उस पर्सन ने, बहुत बार उसके बेसिस पर हमारी साइकोलॉजी ऐसे चलने लग जाती है ना कि शायद इस पर्सन को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, या फिर इस पर्सन को प्यार तो नहीं हो गया, या फिर ये पर्सन इस चीज़ की तरफ आगे तो नहीं बढ़ रहा। उसके स्टेटस से हम उसके मूड को कनेक्ट करने लगते हैं उस पर्सन के। होता है ऐसा कि नहीं होता है? तो डेटा तो हम भी कलेक्ट करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास डिग्री नहीं है तो हम कहते साइकोलॉजिस्ट कहलाएंगे, स्यूडो साइकोलॉजिस्ट। और जिसके पास डिग्री है, जो दवाइयाँ सजेस्ट कर सकता है, जो लोगों की थेरेपी कर सकता है, तो ऐसे अलग अलग कैटेगरीज आती है जिसके बारे में पढ़ेंगे। जो सिर्फ लोगों की हेल्प करते हैं उसको हम बोलते हैं काउंसलर। जो लोगों को डायग्नोसिस करके उनको थेरेपीज देते हैं उसको हम बोलते हैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। जो दवाइयाँ देते हैं उनको हम बोलते हैं साइकेट्रिस्ट। और नॉर्मल जो थोड़ा थोड़ा काम में माहिर होते हैं लोगों की साइकोलॉजी से डील करने में, वो साइकोलॉजिस्ट होते हैं। ठीक है, तो थोड़ा बहुत फैमिलियर हुए इस टॉपिक से कि व्हाट इज साइकोलॉजी। क्लियर हुआ सब कुछ? अगले लेक्चर में ईशा और आप सभी को मैं चीज़ बता रहा हूँ, हमने यहाँ पर डेफिनेशन के अंदर तीन चीज़ें जानी ना ईशा, कि साइकोलॉजी इज मेड अप ऑफ 3 थिंग्स, मेंटल प्रोसेस, एक्सपीरियंस एंड बिहेवियर। बुद्ध के एग्जांपल को भी हमने कनेक्ट करा। यू कैन यूज दिस एग्जांपल इन योर मेंस आंसर राइटिंग ईशा। ठीक है, ऑप्शनल का जब आंसर लिखो तो आप ऐसे यूज़ कर सकते हो उसको, जैसा कि मैंने आपको बताया था। आप इमेजेस वगैरह सारी यूज़ कर सकते हो, काम की बातें ये सारी की सारी। तो इन 3 चीज़ों के बारे में अब हम डिटेल में सीखेंगे ईशा अगले लेक्चर से, कि मेंटल प्रोसेसेस क्या होते हैं, फिर हम जानेंगे एक्सपीरियंसेस क्या होते हैं, फिर बिहेवियर क्या होते हैं। ठीक है, तो इस तरह की अगर डिस्कशंस आप करना चाहते हो, आप इसका पार्ट बनना चाहते हो आप सभी लोग, तो हमारा एक डेडिकेटेड कोर्स चलता है, फाउंडेशन कोर्स। आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको प्रीलिम्स, मेंस और ऑप्शनल की तैयारी करवाई जाती है। और ऑप्शन में दोस्तों 4 तरीके के ऑप्शनल जो हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं: साइकोलॉजी, लॉ, PSIR और हिस्ट्री। ठीक है, और अगर आपको इन मटेरियल्स की अगर PDF चाहिए तो व्हाट इज़ द प्रोसेस, ये QR कोड जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, आपको उसको स्कैन करना है। फॉर अ पर्टिकुलर चैप्टर, एक चैप्टर के लिए यू नीड टू पे 21 रुपीज़। उसके बाद आप ये स्क्रीनशॉट भेज दो पेमेंट का इस नंबर पर, या तो आप टेलीग्राम कर सकते हो या व्हाट्सएप भेज दो। हमारी टीम आपको ये PPTs और इनकी जो PDF है वो डायरेक्टली आपको सेंड कर देगी। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।